इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के खास शो एक अफसर ऐसा भी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं 2015 के एनर्जेटिक आईएएस अफसर अजय द्विवेदी से। अजय हमेशा कुछ नया करना चाहते हैं और शायद इसीलिए उनको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के नगर निगम में पोस्ट किया गया है। अजय जी और आप उनकी पत्नी, आप दोनों लोगों का इंडिया न्यूज़ में बहुत स्वागत है। सर पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप तो इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग की, आईएएस बनने का जो सपना आपके मन में आया वो कैसे आया? ऐसा कौन सा कैटलिस्ट था जिसने आपको इस तरफ जाने के लिए सोचने पर, विचार करने पे मजबूर किया या प्रेरित किया? मैं एक सामान्य पृष्ठभूमि से हूँ और मैंने आईआईटी दिल्ली से अपना इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। जी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ये मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों की डायरेक्टली हेल्प की जा सके, क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा पेशा है जिसमें ये स्पेशलाइज्ड जो है एरिया होता है जी। और इसमें आप अपना स्पेशलाइज्ड वर्क करते हैं, इसमें लोगों की डायरेक्टली हेल्प नहीं की जा सकती है। और आईएएस एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप लोगों की सीधे सीधे जो है मदद कर सकते हैं। इसमें जो डायरेक्ट हेल्प करने का सेटिस्फैक्शन जो मिलता है वो इस सर्विस में जो है मिल सकता है। इसलिए ये मैंने डिसाइड किया कि मुझे सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए। शुरुआत में स्कूली समय में तो मेन ऑब्जेक्टिव ये था करियर का कि कोई जॉब मिल जाए जी। बट उसके बाद धीरे धीरे जैसे मैच्योरिटी बढ़ी, जब मैं कॉलेज में आया तो इंक्लिनेशन ऐसा बना कि जॉब तो मिल ही जाएगी लेकिन कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज की भी सेवा की जा सके, कुछ लोगों की मदद की जा सके। परिवार में ऐसा कौन था, थोड़ा परिवार के बारे में बताइए। और मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ परिवार में भी कोई ना कोई ऐसा होता है जो आपको बहुत प्रेरणा देता है, आपको लगता है कि नहीं समय समय पे आपको एनर्जी देता रहता है, तो थोड़ा परिवार के बारे में आप अपने बताइए। जी, मेरे जो ग्रैंडफादर थे जी, बाबा जी, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं बड़ा अफसर बनूं। तो स्कूल के समय से ही वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे और जब भी वो घर पे आते थे तो मुझसे ज़रूर पूछते थे पढ़ाई के बारे में और हमेशा ये प्रेरित करते थे कि तुमको जो है बड़ा अफसर बनना है। उनको आईएएस की टर्मिनोलॉजी के बारे में तो ज़्यादा नहीं पता था, बट वो ये ज़रूर जानते थे कि कलेक्टर जो है बड़ा अधिकारी होता है। तो वो हमेशा ये कहते थे कि तुमको जो है कलेक्टर बनना है और वो हमेशा जो है प्रेरित करते रहते थे। बहुत ही बढ़िया। तो आपने जो अभी आजकल बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का मन होता है वो लोक सेवा में आए, तो आप उनसे क्या कहेंगे? बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, अब नई चुनौतियां आ रही हैं, तो उनके लिए जो मोटिवेशनल मंत्र है वो आपका क्या है? फिर सरकारी कामकाज के बारे में हम लोग बातचीत शुरू करेंगे। देखिए, आईएएस एक ऐसी सर्विस है जिसमें काफ़ी डाइवर्सिटी होती है। जी। जैसे कुछ समय पहले मैं राजस्व का काम देख रहा था, राजस्व की जो ज़मीनें हैं उनका रख रखाव, लॉ एंड ऑर्डर भी हम देखते हैं। फिर मैं जो है मनरेगा, पंचायती राज, एसबीएम जैसा काम भी देख रहा था और आज मैं अर्बन सेटअप में हूँ। यहाँ पे हम लोग म्युनिसिपल बॉन्ड जो एक एडवांस स्टेज है वर्किंग की, उसको भी हम देखते हैं। फिर जो सर्दियों में जो लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं उनकी भी व्यवस्था हम करवाते हैं। सो इसमें एक बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस सर्विस में। जी जी। सो कुल मिला के इसमें एक बड़ा सेटिस्फैक्शन लेवल बड़ा अच्छा होता है अगर आप इसमें आते हैं। अच्छा काम करते हैं तो आपको बहुत और इसमें एस्पिरेंट्स से मेरा यही कहना है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट। सर्विसेज में आने के लिए आपको ईमानदारी से जो है मेहनत करनी होगी और सही दिशा में मेहनत करनी होगी। तो सर आपके सब्जेक्ट्स क्या थे और कौन से अटेम्प्ट में आपने इसको क्वालिफाई किया? जी, मेरा जो है 3rd अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ था और मेरे सब्जेक्ट थे ज्योग्राफी वाज माय ऑप्शनल सब्जेक्ट। बहुत ही बढ़िया। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई? घर वालों ने करवाई थी। अच्छा, सारी सब कुछ घर वालों ने करा था? पक्का? अच्छा। तो शादी आईएएस बनने के पहले हुई थी या उसके बाद हुई थी? जी, मेरी सेवा में आने से पहले मेरी शादी हो गई थी। तो बड़ा दबाव रहता है खासतौर पे शादी का, तो कुछ कैसे, मतलब पसंद कैसे हुआ? कोई आपके रिलेटिव ने इसको नहीं जी, आगे बढ़ाया? हमारी अरेंज मैरिज है और अरेंज मैरिज बड़ी लकी साबित हुई
अच्छा। मेरा शादी होने के बाद ही अगले 4 से 6 महीने के अंतर्गत मेरा सिलेक्शन हो गया था। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। अभी हम लोग बाकी बातें बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम शुरू करते हैं। कोविड को लेकर देखिए पूरे प्रदेश में बड़ी लड़ाई चल रही है। कुछ दिनों पहले आप जो है सोनभद्र में पोस्टेड थे। सोनभद्र में और यहाँ दोनों जगह के अपने काम करने के अलग अलग तरीके हैं, मैं समझता हूँ। तो सोनभद्र में जब आप उस इलाके में काम किए कोविड को लेके, तो उसका क्या अनुभव है? और अब जब नगर निगम के तहत बहुत सारे यहाँ पे कम्युनिटी किचन से लेके अब रैन बसेरे का काम शुरू होने वाला है, सफाई को लेके रोज़ चुनौतियाँ रहती हैं, तो ये दोनों जो काम है उसको आप कैसे अलग अलग तरीके से देखते हैं? और आप लखनऊ में कौन सी ऐसी नई चीज़ करने जा रहे हैं जो आने वाले समय में लोगों को बहुत समझ लीजिए कि एक लैंडमार्क हो? इसमें जो मेरा फोकस है मेनली वो है डोर टू डोर कलेक्शन पे। अच्छा। तो जो हमारा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन है इसको 100% इम्प्लीमेंट करना है। पूर्व में भी ये काम चल रहा था, लेकिन वो प्रभावी रूप से ग्राउंड पे नहीं था। हमने इसमें इंदौर मॉडल को स्टडी किया है। अच्छा। वहाँ पे ये डोर टू डोर जो वेस्ट कलेक्शन है इसको 100% इम्प्लीमेंट किया है। सो मेरे सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है, और इसमें कई सारे इसके डिमेंशन हैं। सबसे पहले डोर टू डोर कलेक्शन करने के लिए हमको अपने संसाधन जो है बढ़ाने हैं। बेसिकली जो वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स होते हैं उनकी संख्या बढ़ानी है, और भी जो रिसोर्सेज हैं, मैन पावर है, उसको बढ़ाना है। इसके बाद जो बिहेवियरल चेंज है वो लेके आना है, क्योंकि अभी भी ये बिहेवियर में ये शामिल है कि हम लोग अपने घर का कूड़ा निकाल के बाहर जो है सड़क पे डाल देते हैं। और इसके अलावा जो है हमारे यहाँ कई सारे अनऑथराइज्ड एजेंसीज हैं, अनऑथराइज्ड पर्सनल हैं जो कूड़े को जो है घरों से लेते हैं। उसमें सब में ये समस्या आती है कि जो अनऑथराइज्ड एजेंसीज या पर्सनल कूड़ा लेते हैं वो उसको उठा के हमारे कहीं ना कहीं नाले में या किसी ओपन एरिया में वेकेंट प्लॉट में जो है डंप करते हैं। सो अल्टीमेटली एक घर का कूड़ा दूसरे घर के सामने जो है चला जाता है, जिससे समस्या का समाधान नहीं होता है। बड़ी अच्छी बात है। इसी प्रकार से जितने भी हमारे मार्केट एरिया हैं वहाँ पे सभी जगह ये प्रवृत्ति है कि शाम को या सुबह के समय कूड़ा निकाल के सड़क पे डाल देते हैं। इसको हमको चेंज करना है। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हर घर में, हर दुकान में एक डस्टबिन रहे, वो सभी अपना कूड़ा डस्टबिन में रखें, और जब हमारी गाड़ी जो है वहाँ पे कूड़ा लेने जाए तो उसको कूड़ा दें। जब तक डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन हमारा 100% इम्प्लीमेंट नहीं होता, तब तक साफ सफाई की व्यवस्था स्थापित कर पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यही जो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का फेलियर है, इसी से हमारे नालियां और नाले चौक होते हैं। सभी जगह जो सड़कों पे कचरा मिलता है वो होता है। और जो भी हमारे एडवांस कॉन्सेप्ट है कि वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू कंपोस्ट, ये सब तब किए जा सकते हैं जब वेस्ट का सेग्रीगेशन हो। बहुत बढ़िया। और वेस्ट के सेग्रीगेशन के लिए एसेंशियल है कि हम सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट करें, क्योंकि जब प्रॉपरली वेस्ट कलेक्ट नहीं किया जाता है तो वेस्ट मिक्स हो जाता है और उसको हम ओपन एरिया से उठाते हैं। तो ऐसा वेस्ट जो है प्रोसेसिंग के लिए जो है यूजफुल नहीं होता है। इसलिए पूरा एक जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें दिस इज दी बेसिक पार्ट की हम लोग डोर टू डोर कलेक्शन करें। सर, आपने जो बात कही कि आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई भी करेंगे, पता लगाएंगे कि जो अलग से प्राइवेट लोग होते हैं, कूड़ा उठाते हैं और ले जाके कहीं भी फेंक देते हैं, तो वो अभियान कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? बड़ी बड़ी कठिन चुनौती है ये, कैसे करेंगे उसको? देखिए, इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी ऐसे लोगों को हम चिन्हित कर रहे हैं। इसमें हमने 2 तरीके अपनाए हैं। या तो जो अनऑथराइज्ड जो लोग लगे हुए हैं या एजेंसी लगी हुई है, या तो वो हमारे ही अम्ब्रेला में आके काम करें, हम उनको ऑथराइज कर सकते हैं। सो वो हमारे सिस्टम के अंतर्गत आके काम करें, ताकि जो वेस्ट जो कलेक्ट कर रहे हैं वो प्रोसेसिंग प्लांट तक जा सके। अदरवाइज उनको छोड़ना होगा। इसमें हम लोग परसुएशन पॉलिसी भी फॉलो कर रहे हैं, और जब उससे काम नहीं होता है तो इसमें हम पनिशमेंट की कार्रवाई भी कर रहे हैं। बहुत बड़े। आप आइडिया देती हैं इनको कुछ? थोड़ा बहुत। क्या दिया अभी, कोई खास आइडिया? मैंने आई जस्ट सजेस्टेड कि नगर निगम के सामने बहुत कचरा वचरा पड़ा है, तो जस्ट उसका बैरिकेटिंग हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो हो गया ये बैरिकेटिंग? नहीं हो गया। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आइडियाज जो हैं, जैसे घर के लोग हैं, और नगर निगम मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे काम करता है जो नाली, सड़क, खड़ंजा, कूड़ा, उससे सब जुड़ा हुआ है, तो उससे 2-4 आप रोज होते रहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइडिया बड़ा मायने रखता है। अच्छा सर, कोविड को लेके, अभी कोविड का अगर हम देखें तो कोविड अभी भी चुनौती है बहुत बड़ी। और कल जैसे मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग दी तो उन्होंने खासतौर पे पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को खासतौर पे सतर्क रहने के लिए कहा। नगर निगम ने पिछले दिनों बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी किचन चलाए थे। अब
जबकि ठंड धीरे धीरे पड़नी शुरू हो गई है, उसमें रैन बसेरा एक बहुत बड़ा आपका चैलेंज है। और कोविड की लड़ाई भी अभी चल रही है, तो अभी क्या कोई ऐसा आपने कुछ सोचा है कोविड को लेके? और खासतौर पे रैन बसेरा में बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे, अलग अलग जगहों से आके रहेंगे, बाहर से आएंगे रहेंगे, तो उसको कैसे अभी आने वाले समय में नगर निगम इम्प्लीमेंट करने जा रहा है? इसमें कोविड में नगर निगम ने पूर्व में भी काम किया है। इसमें सैनिटाइजेशन का मेन रूप से हम लोग काम करते हैं, और जो एरिया कंटेनमेंट जोन घोषित होता है उसका बैरिकेडिंग का भी कार्य किया जाता है। इसके अलावा सामान्य साफ सफाई की व्यवस्था भी नगर निगम द्वारा की जाती है। जब कोविड पीक पे चल रहा था तब भी बड़े स्तर पे कम्युनिटी किचन्स जो है नगर निगम द्वारा चलाए गए थे। आगे भी हम लोग इसमें जो भी शासन के निर्देश कोविड के संबंध में प्राप्त होते रहेंगे नगर निगम को, उसको हम फॉलो करेंगे। सामान्य रूप से जो साफ सफाई की व्यवस्था है उसमें हम लोग सुधार ला रहे हैं। और अभी सर्दी का प्रकोप जो है बढ़ना शुरू हो गया है, तो जो लोग जो है खुले में सो रहे हैं उनके लिए रैन बसेरे में व्यवस्था कर दी गई है। मैंने स्वयं भी इंस्पेक्शन कई सारे जगहों का किया है, वे सभी अच्छी स्थिति में है। और हम लोग वेल इक्विप्ड हैं। जितने भी जो लोग फुटपाथ पे या बाहर सो रहे हैं उनके लिए हमारे रैन बसेरे जो है पर्याप्त हैं। सर्दी में मुझे नहीं लगता किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होगी। तो रैन बसेरे तो सर बन गए, लेकिन उसमें असली चुनौती है कोविड। जी, इसमें कोविड के अंतर्गत उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था हम लोग मेंटेन करेंगे, तो उसके नाते अभी कुछ और संख्या हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। सो कोविड के जो भी मानक हैं, जो भी उसके डायरेक्शन है, उसको फॉलो करते हुए ही रैन बसेरे में लोगों को जो है रखा जाएगा। मैम ये बताइए मुझे कि कोविड से जब आते थे तो आप इनको घर के बाहर कर देती होंगी, मुझे लगता है। हैं? हाँ। अच्छा, क्योंकि जब सोनभद्र में थे तब तो एकदम ही बाहर रहे होंगे ये। तब तो बिल्कुल बाहर कर दिया आपने। हाँ, तो, फिर कैसे फिर एंट्री मिलती थी इनको? नहीं नहा वहाँ के। क्योंकि शुरुआती जो चैलेंज था वो बहुत मैं समझता हूँ कठिन था, है ना? उसमें मेन जो इशू था कि जो बेबी है हमारा वो लेस देन 2 इयर्स, तो उसके दृष्टिगत थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता था। नहीं एकदम बहुत आवश्यक है भाई। मुझे ये बताइए कि आप इतनी व्यस्त कार्यक्रम के बीच में आप कोई समय पर्याप्त देते हैं? नहीं देते हैं? नहीं तो इसकी लड़ाई कैसे लड़ती हैं आप? लड़ाई होती है, थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाती है। तो ऐसा आप अभी फिलहाल ऐसा नहीं बताइए मुझे कि व्यस्तता तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी हॉबीज होती हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है खाली कभी समय अगर मिलता है तो? सफाई करना है। तो सफाई तो बाहर कर ही रहे हैं। नहीं, घर में भी। आपने इनको जिम्मेदारी दे दी है सफाई की? हाँ। वैसे सफाई का शौक मुझे बचपन से था जी। और ये एक इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू कि लखनऊ नगर निगम म्युनिसिपल में ये असाइन। मुझे लगता है कि आपके ऊपर वाले अफसरों को पता चल गया था कि जो है अजय को बचपन से ही सफाई करने की अच्छी आदत है, तो इसको इवन माय किड, ही इज आल्सो इनटू वेरी मच क्लीनिंग। अच्छा, मतलब पूरे टाइम। तो आपकी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी खत्म हो गई मुझे लगता है। हाँ, है ना? और क्या शौक है, आप लोग क्या करना पसंद करते हैं कभी अगर खाली समय होता है तो? खाली समय वैसे तो इस जॉब में नहीं मिल पाता है, बट भी नहीं लड़ के जब ये लेती हैं थोड़ा बहुत कि भाई मुझे 1 घंटे का समय चाहिए, 2 घंटे का चाहिए। मतलब आई ट्राई टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज की कुछ स्पेयर टाइम मिले, तो जब स्पेयर टाइम मिलता है तो हम लोग कभी बाहर जाके शॉपिंग डिनर कर लेते हैं, या कभी हम लोग शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। तो आपकी क्या हॉबीज हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है? मेरे को तो डांसिंग, सिंगिंग। डांसिंग और सिंगिंग दोनों? हाँ। तो ये आपने बाकायदा कोर्स किया है इसका? नहीं कुछ कोर्स। अच्छा, बस शौक है ये? बस शौक है। बहुत ही बढ़िया। तो आप जैसे इनको अलग अलग आइडियाज भी देती हैं और कोशिश करती हैं कि लड़ झगड़ के कुछ समय उसमें से निकाल लिया जाए, तो इधर क्या करने का मौका मिला? अभी तो कोविड में किसी ने कोई फिल्म भी नहीं देखी होगी, इधर हाल फिलहाल में कोई टेलीविजन पे साथ फिल्म देखने का मौका मिला? नहीं कभी नहीं। मतलब लखनऊ आने के बाद से तो नहीं। लखनऊ आने के बाद से सर आपने एकदम पूरा जो है एकदम पूरा बैन कर रखा है एकदम। यहाँ पे लखनऊ में थोड़ा वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, काम भी यहाँ ज़्यादा है, और चूंकि अभी ये मेरा स्टार्टिंग है असाइनमेंट का, तो कई सारी चीज़ें मेरे लिए नई हैं, तो उसमें काफ़ी जो है समय लगता है। और इससे पूर्व जब मैं सीडीओ था सोनभद्र में, तब फिर भी कुछ समय जो है मिल जाता था। सोनभद्र उस तरीके से व्यस्त जो है डिस्ट्रिक्ट नहीं था,
सीडीओ का असाइनमेंट भी इज रिलेटिवली लाइटर एज कंपेयर टू म्युनिसिपल कमिश्नर। तो लेकिन अब धीरे धीरे मैं वीकेंड पे या कभी कभी टाइम निकाल लेता हूँ कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ। नहीं, इसमें हम आपके साथ हैं। आप कभी भी मुझे एक गुहार लगा सकती हैं, बोले ये टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा सर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं, मतलब कोई ऐसा आदमी काम करता है, जैसे सोनभद्र में भी रहे होगे आप, तो आपने कुछ ऐसा काम किया होगा, तो कोई ऐसा काम आपको लगता है जो लोगों को बताया जाए? जैसे आपने यहाँ पे अब एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं, जैसा इंदौर मॉडल है उसको यहाँ पे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपने एक नई चीज़ ऐड की कि नहीं, जो डोमेस्टिक हाउसेज हैं जहाँ पे अलग अलग एजेंसीज काम कर रही हैं, हम उनको भी एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आएंगे। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिखरी हैं। जैसे मैं आए दिन पढ़ता रहता हूँ कि ठेकेदारों ने नगर निगम में मारपीट कर ली, मतलब उनके बिल बकाया हैं, नगर निगम में रेवेन्यू नहीं है। बहुत सारी ऐसी चुनौतियां आपने, शायद मैं समझता हूँ कि उसको अगर इतने दिन हो गए आपको, आपने रीड किया होगा, तो आपको लगता नहीं है कि हम इन चीज़ों को कैसे और बेहतर बनाने की कोशिश करें, कैसे रेवेन्यू और बढ़ाएं, कौन सी चीज़ें आगे उसमें शामिल करें जिससे कि हमारा जो आप, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आपकी रेवेन्यू की है मुझे लगता है, जो हमने इधर मुझे यहाँ पे 6वां साल है, तो आए दिन हम इस बात को देखते रहते हैं। तो कुछ सोचा है आपने इसके लिए? देखिए, मैंने बेसिकली 2 बिंदुओं पे अपना फोकस रखा है। एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्पेशली डोर टू डोर कलेक्शन, और दूसरा हमारा टैक्स कलेक्शन। बिकॉज जो प्राइमरी फोकस है वो डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन पे है, बट उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी वी नीड फाइनेंसेस, वी नीड एग्जैक्टली। तो उसके लिए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं उनको बढ़ाने की जरूरत है। उसके लिए हमने जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया है। इसमें कई सारे नए प्रयोग जो है मेरे द्वारा किए गए हैं। इसमें हमने जिसमें जो टैक्सेशन वैल्यू है 10,000 है रेसिडेंशियल एरिया में, और कमर्शियल एरिया में 20,000 है। ये अधिकार हमने रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स को दे दिए हैं। अच्छा। ताकि जो हमारा जो टैक्स बेस है, जो कवरेज है, वो जो है बढ़ सके। पूर्व में ये सारे अधिकार जो है मुख्यालय पे थे, जिस वजह से बड़ी संख्या में जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज थी वो टैक्स नेट से छूटी हुई थी समयाभाव के कारण। ये अधिकार जैसे ही हमने दिया रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स के लेवल पे, तो सडनली वो नंबर जो है बढ़ गया है। इसके अलावा हमने सभी जगह टैक्स कैंप लगाना शुरू कर दिए हैं। उससे ये सुविधा मिल गई है कि हर लोकेलिटी में टैक्स कैंप लगता है। जिन लोगों को अपने हाउस टैक्स जमा कराने हैं वो वहाँ मौके पे असेसमेंट होकर तुरंत जो है वो जमा हो जाता है। इसके अलावा हमने जो टॉप 100 हमारे टैक्स उनको हमने चिन्हित करके उनको हम रिगरसली जो है परसू कर रहे हैं। अच्छा। और इसमें टैक्सेशन के मैटर में हमने काफी एनफोर्समेंट की कार्रवाइयां भी की हैं, एंड वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। कई सारे प्रेमिसेस हमने सील किए हैं, तो उससे एक जो है इम्पैक्ट गया है और हमारा टैक्स कलेक्शन जो है इम्प्रूव हुआ है। हम इसको डे टू डे बेसिस पे एवरीडे मेरे पास एक पूरा रिपोर्ट जनरेट होके आता है कि कहाँ से कितना टैक्स कलेक्शन हुआ है। तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो है विगत 3 महीनों में हमारा टैक्सेशन जो है काफी बड़ा है। क्योंकि कोविड के चलते कुछ चैलेंजेस अभी भी हैं, लेकिन हम उसको जो है हैंडल कर रहे हैं और हमारा टैक्स कलेक्शन पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो है बढ़ा है। आपकी संपत्तियों पे बहुत अवैध कब्जे भी हैं। मैं इसी बिंदु पे आने वाला था कि हमने ऐसी संपत्तियां भी चिन्हित कर ली हैं जिसपे एनक्रोचमेंट है, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज हमारी क्लीन है, जिसमें कोई इशू नहीं है, उन प्रॉपर्टीज को भी हम लोग मोनेटाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। सदन में भी इस पे सहमति जो है बनवा ली है। सो हम कुछ प्रॉपर्टीज अपनी लीज पे देने का प्लान कर रहे हैं, कुछ में पीपीपी मॉडल पे कुछ प्रॉपर्टीज को डेवलप कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे पार्किंग स्पेसेस हैं उनको भी हम कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहे हैं। तो कुल मिला के इससे एक ओवरऑल ऐसी कंडीशन बनेगी कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, और एट द सेम टाइम जो प्रॉपर्टीज को हम बिल्डर एग्रीमेंट में या लीज पे दे देंगे तो उस पे जो इलीगल एनक्रोचमेंट है वो भी नहीं होगा, और साथ ही साथ एक जो रिसोर्सेस हैं वो नगर निगम के लिए बढ़ जाएंगे। अच्छा जी, अभी एक बड़ा मुद्दा आया था, आजम खान जी की जो बहन थी वो एक प्रॉपर्टी में रहती थी, आप लोगों ने भी उसको खाली। बहुत सारे ऐसे माननी लोग होते हैं जो नियम कानून को एक किनारे कर देते हैं और उसके बाद वो सारे काम करते हैं, तो ऐसे लोगों की भी पहचान हो रही है? जी बिल्कुल। जैसे जो मामले का आपने जिक्र किया है उसमें शिकायत आई थी। शिकायत के आधार पर उसमें पूरी जो है जांच पड़ताल की गई
और उसमें जो है कार्रवाई करके उनको जो है उस भवन को वापस से नगर निगम ने कब्जे में ले लिया है। तो ऐसे जो भी मामले आते हैं अगर वो नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाती है। मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि खाना वाना कभी बना के खिलाते हैं आपको? नहीं कुछ है शौक? आता ही नहीं है। आप तो हॉस्टल में रहे नहीं, हो। मैं मैगी और चाय बना लेता हूँ। मैगी और चाय। ये उपलब्धि है। तो मुझे कुछ सुनाइए आप, अगर दोनों लोग सुना सके तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, अजय विल सिंग डेफिनेटली। कभी नहीं? कभी तो मुझे सुनाया गाना होगा। नहीं आता है, तुम सुनाओ। तो सुनाइए भाई, कुछ सुनाइए। और मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी यूनिक बात जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो अजय जी में, वो बताइए। अच्छा। मतलब काफी नाराजगी के बाद भी, गुस्से के बाद भी आपको लगता है कि नहीं यार सब ठीक है? पॉजिटिव एटीट्यूड बताइए मुझे कि ऐसा कौन सी चीज है? पॉजिटिव यही है, खींचतान के थोड़ा टाइम तो निकाल ही लेते हैं। कि आप निकलवा लेती हैं? नहीं नहीं, निकाल भी लेते हैं। He tries also. खींचतान के आप एकदम जो है इतना मैसेज वैसेज करके दबाव बना के, नहीं, जैसे नहीं। ये दबाव में है, सुबह से 6 बजे से इन्होंने मैसेज देखना शुरू किया, अच्छा ये फलाना, ये सफाई कर्मी आया कि नहीं, ये आया कि नहीं, ये आया कि नहीं। नहीं नहीं, वो ट्राई भी करते हैं। अच्छा, ट्राई करते हैं। That's a good thing about चलिए, ये अच्छी बात है। देखिए, आप ट्राई करते हैं, अच्छी बात है। तो क्या सुनाएंगे आप? गाना समझे? हाँ, बढ़िया गाना सुनाइए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सर, आपने कभी रिवर्ट नहीं किया इनको? नहीं। मेरा सिंगिंग और डांसिंग बहुत ही पुअर है। तो जैसे ओकेजनली कभी ऐसा करने का मौका आता है तो फिर कैसे करते हैं आप? तो बैठ भाई, तो जब मौका होता है सारे लोग इकट्ठा अगर कर रहे हैं तो उसमें भी आदमी थोड़ा बहुत हाथ पैर तो चला ही देता है। लिख के दे देते हैं किसी को। मैं कोई गा रहा होता है तो उसको लिख के दे देते हैं कि डेडिकेट दिस। मैं सिंगिंग और डांसिंग के मामले में बिल्कुल ही पुअर हूँ। लेकिन लास्ट ईयर जब मैं सोनभद्र में पोस्टेड था, तो वहाँ पे कुछ कैरियोके सिंगिंग मैंने की थी। अच्छा। वहाँ पे हमारे डीएम सर थे एस राजलिंगम साहब, और वहाँ पे एसपी थे आशीष श्रीवास्तव जी सर। जी, अभी भी हैं वो लोग। तो उन दोनों ने मतलब मुझे मोटिवेट कर करके और मेरी पुअर सिंगिंग को भी जो है उन्होंने बेयर किया। क्या बात है। और कैरियोके की मदद से मैंने कुछ गाने तो आपकी सिंगिंग अगर मुझे सुनना है तो पहले कैरियो को लगाना पड़ेगा तब। चलिए, हम लोग अगली बार कोशिश करेंगे कि अगली बार जब हम लोग मिलें कैमरे पे तो कैरियोके के साथ मिले, जिससे आपकी भी सिंगिंग हम लोग सुन सकें। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में काम करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है, और अजय जी को ये मौका मिला है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा करेंगे जो अलग सा होगा, और इन्होंने कोशिश शुरू कर दी है। तो इस सप्ताह एक अवसर ऐसा भी में बस इतना ही। आप लोग देखते रहिए इंडिया न्यूज़।